हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, हेमंत सोरेन पर संशय बरकरार। लोकसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग आज शनिवार दोपहर तारीखों का ऐलान कर देगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा इलेक्शन में चुनाव ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद हेमंत सोरेन जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कद्दावर नेता के चुनाव न लड़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड के कई कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिनमें से शिबू सोरेन का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अधिक उम्र होने के कारण वे क्षेत्र में सक्रिय भी नहीं है। उनकी जगह सोरेन परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। खबर है कि खुद हेमंत सोरेन भी जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। शिबू सोरेन के अलावा बाबूलाल मरांडी, सुदर्शन भगत और हेमलाल मुर्मू जैसे दिग्गजों को भी चुनाव लड़ने पर संशय है। राज्य के एक और कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू हैं, जिनके भी चुनाव लड़ने पर संशय है। राजमहल से ही लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके झामू के विजय हांसदा को ही वहां से इस बार भी टिकट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हेमलाल के चुनाव लड़ने पर संशय है। ईडी ने झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र और भाई को भेजा समन। ईडी ने झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और भाई अंकित राज को समन भेजा है। इन तीनों को 2 सप्ताह बाद पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। दरअसल ईडी ने 12 मार्च को जबरन वसूली, लेवी, अवैध बालू खनन और जमीन पर कब्जा करने की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज करते हुए विधायक अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। तलाशी अभियान के दौरान ईडी के हाथ 35 लाख रुपए, डिजिटल उपकरण, सर्किल कार्यालयों, बैंक के नकली टिकट, हाथ से लिखी रसीदें, डायरी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और झारखंड राज्य में अवैध बालू खनन से संबंधित साक्ष्य लगे हैं। ईडी ने योगेंद्र साव और उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ झारखंड के अलग अलग थानों में दर्ज 15 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। रांची के मोरहाबादी मैदान में अहिंसा रन 31 मार्च को। जीतो संस्था की ओर से 31 मार्च को मोरहाबादी मैदान में सुबह 5:30 बजे से अहिंसा रन का आयोजन किया गया है। दौड़ 3 श्रेणियों में होगी। 10 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा दौड़ में विजयी महिला और पुरुष को 21,000 रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 15,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष प्रियंका पाटनी ने बताया कि 5 किलोमीटर की दौड़ के विजयी को 11, 7 और 5,000 रुपए नगद इनाम मिलेंगे। 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष को 10 किलोमीटर की दौड़ में सफल होने पर 21, 15 और 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी आयु श्रेणी में 3 किलोमीटर की दौड़ में विजेता को 7100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलिए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चकुलिया में 24 घंटे में 12.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बार मौसम में बदलाव बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब वाला क्षेत्र बनने के कारण हो रहा है। हालांकि इसकी दिशा उड़ीसा व आंध्र प्रदेश की तरफ है, लेकिन इसका आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ेगा। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए मौसम में बदलाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत किसान विभिन्न फसलों व सब्जियों में नियमित सिंचाई कर उपयुक्त नमी बनाकर रखे। रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी शनिवार तक अविलंब कटाई कर ले। फसल काटने के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दे तथा पाटा नहीं चलाए। मिट्टी को खुला छोड़ दे, इससे मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। रबी फसल की कटाई के बाद किसान आने वाले दिनों में वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए गर्मा सब्जी की नर्सरी तैयार कर ले। आम तथा लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित सिंचाई करें। फलों को गिरने से बचाने के लिए फ्लानोफिक्स का छिड़काव करें। घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप। रांची विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ ने 2018-21 के दौरान अनुबंध आधारित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर केवल सेक्शन पदों के विरुद्ध होनी थी, पर विश्वविद्यालय ने तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए रिक्त सीटों से ज्यादा बहाली की। इसके अलावा न रोस्टर का पालन किया गया, न ही बहाली में मेरिट लिस्ट का ही पालन किया गया। मेरिट लिस्ट में नीचे स्थान वाले को नियुक्ति दी गई, जबकि मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान वाले अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 298 सीटों पर बहाली का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने एक ही बार के इंटरव्यू के आधार पर कई बार
लिस्ट जारी कर नियुक्ति दी। 298 रिक्त सीटों पर कुल 705 लोगों को बहाल किया गया। 3 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन के आधार पर नियम संगत 298 लोगों की नियुक्ति हुई। नियम कानून को नजरअंदाज करते हुए अनियमित रूप से पुनः 407 लोगों की अलग से पिछले दरवाजे से नियुक्ति कर दी गई और वर्तमान में सभी को आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक भी बना दिया गया है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड सरकार की विभिन्न संवर्ग के कर्मियों व पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत अब गैर सूचीबद्ध संस्थानों में सरकारी कर्मी एवं उनके आश्रितों का इलाज CGHS दर पर स्वीकृति करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से गैर सूचीबद्ध संस्थानों में कराई गई चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिपूर्ति एम्स नई दिल्ली की दर तक सीमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यही नहीं, अब राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरने की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्च स्तर संस्थानों में रेफर किए जाने पर विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस की मान्यता प्रदान की गई है, पर स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी। आवासों पर अवैध कब्जा जमाने वाले की अब खैर नहीं, प्रशासन जल्द उठाने जा रहा है कदम। बोकारो इस्पात प्रबंधन आवास आवंटन एवं किराया वसूली की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बाद गुरुवार को अपने आवासीय क्षेत्र की कंपनी आवासों का मैपिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत बोकारो स्टील के 37,000 आवासों की मैपिंग होगी, जिससे एक एक आवास की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास मुक्त कराया जा सकेगा। इस बात को ध्यान में रखकर पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। BCL द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधि BCL के सभी आवासों पर निरीक्षण हेतु जाएंगे। सभी आवासों की मैपिंग होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन आवासों में कौन कौन लोग रह रहे हैं। इससे भविष्य में प्रशासन को सुविधा होने वाली है। मैपिंग के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस सेक्टर में कितने आवास पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा वाले आवासों को प्रशासन की मदद से खाली कराने के साथ ही संबंधित व्यक्ति पर नीलाम पत्रवाद के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। उन पर राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुँचाने का मुकदमा भी दर्ज होगा। पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 से 4 अप्रैल तक। झारखंड में पहली से 7वीं क्लास तक की वार्षिक परीक्षाएं 2 अप्रैल से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेगी। 5 से 20 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी कर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। JCIRT के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित होंगी। पहली क्लास की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि दूसरी की परीक्षा मौखिक व लिखित दोनों होंगी। तीसरी से 7वीं की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी प्रकार से होंगी। पहली से 5वीं तक हर विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं छठी से 7वीं तक के हर विषय के लिए 60-60 निर्धारित हैं, लेकिन गणित विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक का लिखित व 10-10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। 40-40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट रोल के तहत दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक लिए गए संबंधित विषयों के औसत अंक को आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। वार्षिक परीक्षा का परिणाम सभी प्राप्तांक को जोड़कर घोषित किया जाएगा। आदित्य रंजन ने कहा कि संथाली, हो, खड़िया, मुंडारी, खुड़ुक विषयों के लिए क्लासवार प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर तैयार किए जाएंगे। जिलावार संकुल स्तर के प्रश्न पत्र 20 मार्च तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। CAA पर झारखंड BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया, बोले मुस्लिम देशों से प्रताड़ित। झारखंड के दुमका के परिसदन में BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने CAA पर बोलते हुए कहा कि यह नागरिकता का अधिकार देने के लिए है, ना कि किसी से नागरिकता का अधिकार छीनने के लिए है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो मुस्लिम देशों से प्रताड़ित होकर भारत में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने से काफी खुशी है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा कि जहां ऐसे मामले हैं उसके लिए कानून है। वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की ओर से BJP के ऊपर लगाए गए आरोपों को उन्होंने गलत ठहराया है। अंबा प्रसाद ने कहा था कि BJP की बात नहीं मानने पर उन्हें एजेंसियों का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दुमका विधायक बसंत सोरेन के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उनकी मां रूपी सोरेन, उनके बाबूजी शिबू सोरेन और भाई दुर्गा सोरेन को पूर्व में जनता की ओर से BJP शिकस्त दे चुकी है। पहले किस्मत ने तोड़ा डॉक्टर बनने का सपना, फिर कोरोना को दे दी मात और खेल खेल में करोड़ी बन गई IAS।
झारखंड की तरुणी पांडे ने यूट्यूब की मदद से कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तरुणी ने यूट्यूब से पढ़ाई कर अपने पहले ही प्रयास में न केवल यूपीएससी की परीक्षा पास की बल्कि 14वीं रैंक हासिल की। तरुणी का जन्म पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई झारखंड के जामताड़ा में हुई। उन्होंने इग्नू से अंग्रेजी साहित्य विषय में BA और MA किया। तरुणी बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, हालांकि खराब सेहत के कारण उन्हें बीच में ही MBBS की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2020 में यूट्यूब की मदद से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2020 में कोविड संक्रमण के कारण वह परीक्षा में नहीं बैठ सकी। साल 2021 में उन्होंने फिर प्रारंभिक परीक्षा दी। अगले साल ओवर एज हो जाने के कारण यह उनका आखिरी मौका था, लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली। प्री पास होने के बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, हर चरण में तरुणी सफलता के झंडे गाड़ती गई। बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में 14वीं रैंक लाकर उन्होंने नई मिसाल कायम की। उन्होंने महज 4 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स क्लियर किया था। CUG के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला, राष्ट्रपति के दौरे से पहले मुख्य सचिव को दी गलत जानकारी। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दक्षिण छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त दशरथ चंद्र दास और रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव को गलत जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष बताया था कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित अभिलेख भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसे लेकर भू राजस्व विभाग के सचिव मनीष रंजन ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा है। आयुक्त और उपायुक्त को भेजे पत्र में कहा गया है कि 22 फरवरी की बैठक में मुख्य सचिव के समक्ष आपने बताया कि अभिलेख विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। फोन पर भी बातचीत में आपने बताया कि अभिलेख आज उपलब्ध करा दिया जाएगा, पर 22 फरवरी की शाम 5:30 बजे तक विभाग को अभिलेख नहीं मिला। उपरोक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करे कि किस परिस्थिति में आपने मुख्य सचिव के सामने भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई। सीएम चंपाई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की योजनाओं को दी सौगात, बोले अब पोटका में भी मिलेगी उच्च शिक्षा। सीएम चंपाई सोरेन ने पूर्व सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन पर वे जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कुल 119 करोड़ 19,291 रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 100 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं 3 योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है। बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़े हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस डिग्री महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। पुलिस की वर्दी में करते थे लूट डकैती की वारदात, 4 गिरफ्तार। झारखंड में रांची, चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। रांची पुलिस ने इस गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 सेट वर्दी, मोबाइल और एयरगन बरामद किया गया है। इसकी जानकारी रांची के ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गिरफ्तार अपराधियों में भीम कुमार रवि, राकेश साव, राहुल लोहरा और छोटू लोहरा शामिल है। सभी लातेहार जिले के चंदवा और हेरंज थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने रांची के ग्रामीण इलाकों के अलावा चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिले में लूट डकैती की घटना को अंजाम दिया है। सभी के खिलाफ रांची के मैकलुस्कीगंज, चतरा के लावालौंग, लातेहार के बालूमात और हेरंज के अलावा हजारीबाग के पतरातू थाने में मामले दर्ज है। इन्हें गिरफ्तार करने वाली छापेमारी टीम की अगुवाई खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी कर रहे थे। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे, सीए पर कह दी ये बात। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका पैसा रोका जाएगा। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सशक्त व स्वावलंबी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया, लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के हितार्थ कई योजनाएं क्रियान्वित की है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सीए किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं, बल्कि यह एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश आदि देशों से उत्पीड़न झेल कर आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्ध, पारसी व ईसाइयों को नागरिकता देने का एक्ट है।
विपक्ष हताश व निराशा में है, इसलिए हर ऐसे मुद्दे जो देश व जनहित में है उन मुद्दों को जनता के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उसकी आदत बन गई है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश हित का कोई भी मुद्दा आता है तो विपक्ष का काम विरोध करना ही रह जाता है। सीएम ममता बनर्जी द्वारा सीए का विरोध करने के सवाल पर कहा कि धारा 370 हटाने, 3 तलाक पर कानून बनाने एवं महिला आरक्षण आदि पर वह विरोध करती रही।